हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशी। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद आवर चैप्टर 5 ऑफ एसएम। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 6 है। हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हो चुका है, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हम करेंगे विद द डिविजनल स्ट्रक्चर। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। एक है गारमेंट स्टोर के ओनर मिस्टर चेक। ये है गारमेंट स्टोर के ओनर। इनने अपने बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इनके बिजनेस के 3 स्टोर है। क्लोथिंग स्टोर फॉर विमेन्स वेयर, देन दे हैव किड्स शॉप, देन दे हैव मेंस फैशन। अब इनने अपने बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर। विमेन्स क्लोथिंग में विमेन्स आएंगी, किड्स शॉप में किड्स विद पेरेंट्स आएंगे, एंड देन दे हैव मेंस, जहाँ पे मेंस आएंगे। तो इनने अपने जो बिजनेस है उसको किस डिवीजन में डिवाइड करा है? उनने ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर। और आप देखिएगा और भी है, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया, प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड प्रोसेस, इसके बेसिस पे डिविजन्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे उनने किस बेसिस पे अपना डिवीजन बनाया है? ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर। अब जितने डिवीजन है सबके अपने सेपरेट फंक्शंस है, सबकी अपनी सेल अकाउंटिंग है। जो विमेन्स वियर है उसकी अपनी सेल अकाउंटिंग अलग है, किड्स शॉप की सेल अकाउंटिंग अलग है, मेंस फैशन की सेल अकाउंटिंग अलग है। डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन है एंड ईच डिवीजन हैव देयर ईच फंक्शन। ये हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो गया। समझ में आया? मिस्टर चेक थे, उनके 3 बिजनेस है। मिस्टर चेक के उन बिजनेस है, गारमेंट बिजनेस में है, उनके 3 स्टोर है। किस बेसिस पे डिवाइड करे हैं उनने? कस्टमर बेसिस पे। ईच बिजनेस के सेपरेट फंक्शंस है, सेल अकाउंटिंग, ईच बिजनेस के सेपरेट फंक्शंस है। ठीक है, अब ये हो गया एग्जाम्पल। अब डिविजनल स्ट्रक्चर एक्चुअली फॉलो कौन करता है? एक्चुअल बिजनेस जो फॉलो करते हैं वो है जनरल मोटर्स एंड प्रॉक्टर गैम्बल आर द 2 एग्जाम्पल हु फॉलोज द डिविजनल स्ट्रक्चर। अब जो हमने मिस्टर चेक का एग्जाम्पल लिया था, हाँ वो भी आप एग्जाम में बना सकते हैं, बट इट्स मोर गुड इफ यू गो फॉर अ प्रोफेशनल वे टू मेक द डायग्राम। अब हम ये डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में। अगर आपको आ जाता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पहले कौन है? सीईओ है। सीईओ ने पहले कौन आता है? सीईओ। जैसे पहले कौन आए थे? हमारे मिस्टर चेक आए थे। अब 3 डिवीजन है, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। जैसे मिस्टर चेक के 3 बिजनेस थे, किड्स, मेंस एंड विमेन्स क्लोथिंग के। अब ईच जो डिवीजन है उसकी क्या है? सेपरेट फंक्शन है। एचआर अलग है, फाइनेंस अलग है, आईटी अलग है। डिवीजन बी के भी एचआर अलग, फाइनेंस अलग एंड आईटी अलग। देन डिवीजन सी हैव इट सेपरेट एचआर, फाइनेंस एंड आईटी। समझ गए? तो आप ये एग्जाम में जरूर बना सकते हैं। देखिए, डायग्राम बनाने से एक तो आपका आंसर जो है वो लेंदी हो जाता है ना, और इट्स लुक मोर प्रेजेंटेबल टू द एग्जामिनर। जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उनको ये पता रहेगा कि स्टूडेंट को अच्छे से टॉपिक समझ में आया है, और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके एग्जामिनर पर जब वो आपकी कॉपी चेक करेगा, जब आप ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं। अब देखिए, ऐसे डायग्राम बनाते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल सिर्फ 10 to 20% होना चाहिए। आपके आंसर का 10 to 20% सिर्फ एग्जाम्पल होना चाहिए। आप ये बना लीजिए, लेकिन मेन जो है कंटेंट, अंदर एक्चुअली आप क्या मैटर लिख रहे हैं, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब आप क्या लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। अगर डिविजनल स्ट्रक्चर आ जाता है, डायरेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट की स्टडी में आएगा। अगर आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे? देन सम फॉर्म ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर जनरली बिकम नेसेसरी टू मोटिवेट एम्प्लॉय। डिविजनल स्ट्रक्चर कुछ बिजनेस के लिए जरूरी है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, कंट्रोल ऑपरेशन बनाने के लिए, एंड कम्पीट सक्सेसफुली इन डाइवर्स लोकेशन। अब ये कैसे समझिए, एम्प्लॉयज मोटिवेट कैसे होंगे? पहले हम ये देखते हैं। एम्प्लॉय ऐसे मोटिवेट हो जाएंगे कि जैसे अगर मिस्टर चेक ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था विद द किड शॉप, उनके साथ उनके 2-3 एम्प्लॉयज काम करते होंगे जो उनके साथ बहुत टाइम से काम कर रहे होंगे, उनके साथ लॉयल होंगे, और कोई भी मतलब उनके ट्रस्टवर्दी होंगे, जिनने बहुत मेहनत करी होगी। तो जब उनने मेंस एंड विमेन्स का खोला तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनरशिप, ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब आप ये वाला बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी
आप इस वाले स्टोर के हेड हैं, इस वाले स्टोर के आप मैनेजर हैं, आप ये वाला स्टोर संभालेंगे हमारा। तो अब एम्प्लॉय थे तो उन्हें कम सैलरी मिलती थी, जैसे ही वो मैनेजर के पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं तो उनको क्या मिल जाएगी, ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो इस तरीके से एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। क्वाइट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जहाँ प्रमोशन हो रहा है। तो इस तरीके से अब देखिए डिफरेंट, ये तो हमारा बहुत छोटा सा एग्जांपल है, और बड़े बड़े बिजनेस के कितने सारे डिवीजन होते होंगे। और जैसे ही डिवीजन में हेड, जो डिवीजन के हेड हैं वो चेंज होना, मैनेजर चेंज होना, और भी कितने सारे डिपार्टमेंट्स, जैसे फंक्शन कितने सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे फाइनेंस हुआ, आईटी हुआ, एचआर हुआ, उसमें प्रमोशन, अप्रेजल। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज मोटिवेट होते रहते हैं। देन कंट्रोल ऑपरेशन, ईच डिवीजन अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसके डे टू डे ऑपरेशन पे कोई ना कोई हेड बैठा रहेगा जो उसके ऑपरेशन संभालेगा। तो जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनको संभालना भी आसान हो जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर में। देन डाइवर्स लोकेशन में काम करना इजी हो जाता है। अब जैसे अभी तो हमने कस्टमर बेसिस पे डिवाइड करा था, अगर हम इसी को डिवाइड करते ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तो जैसे पूना, नागपुर या मुंबई में, अब जब डिविजनल स्ट्रक्चर में मिस्टर चेक के डिफरेंट डिवीजन में होंगे, जैसे मुंबई में हुआ, पुणे में हुआ या नागपुर में हुआ, तो वहाँ के कुछ एम्प्लॉय भी उनको रिक्रूट करने पड़ेंगे। तो अगर वहाँ के एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे तो उनको वहाँ की लैंग्वेज अच्छे से आती होगी, वहाँ का कल्चर अच्छे से समझते होंगे। तो इस तरीके से डिविजनल स्ट्रक्चर जो क्या है आपका, डाइवर्स लोकेशन में भी अच्छे से वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब डिविजनल स्ट्रक्चर को आप 4 वेज में स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। पहला जोग्राफिकल एरिया, जैसे अपने पूना, मुंबई, नागपुर की बात करी। देन प्रोडक्ट एंड सर्विस, डिफरेंट प्रोडक्ट। अब जैसे हमारा गारमेंट स्टोर ही है, तो कोई जैसे मिस्टर चेक ने कहीं पे क्लोथिंग का करा, कहीं पे शूज का करा, कहीं पे उन्हें परफ्यूम्स का करा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए। अब सर्विसेज, जैसे कार्स का समझ लीजिए, कहीं कार मैन्युफैक्चर हो रही है तो कहीं कार की सर्विसिंग अलग हो रही है, डिफरेंट सर्विसेज के बना सकते हैं। देन वी हैव द कस्टमर, जैसे हमने मिस्टर चेक ने कस्टमर का करा था, विमेंस, मेंस एंड किड्स का अलग। देन प्रोसेस के बेसिस पर भी हो सकता है, कहीं पे असेंबली हो रही है किसी प्रोडक्ट, कहीं किसी डिवीजन में असेंबली हो रही है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये भी तो प्रोसेस है ना, कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं असेंबल हो रहा है। अब कार्स का ही देख लीजिए, कार का हो सकता है कोई प्रोडक्ट, कोई उसका अलग अंदर का जो मशीन्स रहती हैं, कोई इंजन अलग बन रहा है, टायर अलग बन रहा है, फिर सारी चीजें साथ में आ रही हैं, असेंबल एक जगह हो रही हैं। तो ये प्रोसेस के बेसिस पे भी हो सकता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, देन we have pros of divisional structure. Divisional structure, accountability is clear. देखिए अब सेपरेट डिवीजन है, अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। दैट इज डिविजनल मैनेजर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एंड प्रॉफिट लेवल। अब जो मेंसवियर है उसके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए उसका जो हेड है, मिस्टर चेक ने उसके जो हेड बनाए होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होगा। As a result, employee morale is generally higher as divisional structure than it is centralized structure. Divisional structure में employees का morale high रहता है than rather than a centralized structure. Then the divisional structure are that it create career development opportunity for managers, allow local control. अब जैसे आपका business जो है वो different division में है, अब डिफरेंट डिवीजन को उधर के कुछ लोकल लोग भी इंक्लूडेड होंगे जो लोकल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखिए, बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, सिर्फ मनी नहीं चाहिए, आपको लोगों से बात करना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनकी लैंग्वेज को समझना, उनके कल्चर को समझना भी आना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है जो लोकल लोग संभाल सकते हैं, तो लोकल लोगों को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा। अब अगर आपने मान लीजिए महाराष्ट्र में, आपने नागपुर में आपने अपना किसी बिजनेस खोला है, अगर उधर के लोकल लोगों से आपके कोई एम्प्लॉय नहीं है या कोई कुछ ऐसा काम नहीं संभाल रहे हैं आपका, तो डिफिकल्टी हो जाएगी संभालने में आपको पूरा बिजनेस, अगर आपकी उधर की लैंग्वेज नहीं आती, अचानक से आपने खोल लिया
इससे क्या कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आप लोकल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रोज हो गए। पहले हो गया अकाउंटेबिलिटी, देन एम्प्लॉयज का मोरल हाई रहता है। देखिए आप की पॉइंट समझ लीजिए, बाकी का अंदर का मैटर तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। पहला आप अकाउंटेबिलिटी, देखिए आप जब सेल्फ रिवीजन करते हैं ना, तो ये जो की पॉइंट्स हैं ये आपको पूरा याद दिला देते हैं। जैसे अकाउंटेबिलिटी इज क्लियर, पहला हो गया। देन एम्प्लॉय मोरल, देन डिविजनल स्ट्रक्चर डिजाइन टू क्रिएट अ कैरियर डेवलपमेंट। ये 3 पॉइंट्स हो गए, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके। आप अगर इनको याद कर लेंगे कि डिविजनल स्ट्रक्चर के ये प्रोज थे, ये एडवांटेज थे, तो आपको पूरा डिविजनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखिए हम ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या है, एक स्लाइड में भी कंप्लीट कर सकते थे, सिर्फ उसका डायग्राम बना के, एंड उसका जो डायग्राम बना लेते हम उसका, और उसकी हम डायग्राम बना लेते और थोड़ा बहुत उसका डेफिनेशन लिख लेते। लेकिन क्योंकि एग्जाम में कई बार एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछ लेते हैं डिवीजन के, देखिए ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते हैं, पर पूछ लेते हैं। तो उसके लिए देखिए ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर आ जाता है, सारे स्ट्रक्चर के प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं बुक में, तो आप ओवरलुक ना करें। तो ये देखिए मैंने प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करा है, तो आप इनको देख के अच्छे से समझ के याद कर सकते हैं। देखिए मेन पॉइंट्स तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। याद कैसे होंगे, आप मल्टीपल रिविजन्स करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। अब आपने ये पढ़ लिया, फिर आप कल पढ़ेंगे, तो इस तरीके से बार बार रिवीजन करते करते आपको जो मेन पॉइंट्स है वो याद हो जाएंगे। अंदर का मैटर तो फिर हो ही जाता है याद। अब देखिए हम बात करते हैं कॉन्स की। अब ये प्रोज है तो कौन से, देखिए दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसकी सिर्फ अच्छा ही हो, बुराई भी होती है। अब बुराई क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर की भी बुराई है। पहले तो ये कॉस्टली है। अब सारे जो पॉइंट्स है वो कॉस्टली से ही रिलेटेड है। कॉस्टली कैसे है, डिविजनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्पेशलिस्ट रहेंगे। अब फंक्शंस हमारे क्या हुए, सेल हुआ, फाइनेंस हुआ, हमारा HR हुए, IT हुए। तो उसके जो मैनेजर्स बनाएंगे, तो उनको स्पेशलिस्ट होना जरूरी है, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होना जरूरी है। अब फाइनेंस का आपने हेड बनाए, फाइनेंस का हेड तो आपको CA लगेंगे, CA हो गए। तो CA जब आप बनाएंगे तो CA तो हाई पे करना ही पड़ेगा, तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, कॉस्टली हो जाएगा। अब कॉस्टली से ही नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट सम डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ सर्विसेज फैसिलिटीज एंड पर्सनल। अब सेम फंक्शंस हर डिवीजन में रिपीट होते हैं, सेल अकाउंटिंग IT, सेल अकाउंटिंग IT HR थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ सर्विसेज, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, तो ये भी कॉस्टली है। आप सेम सर्विस के लिए कितने लोगों को पेमेंट कर रहे हैं। देन फंक्शनल स्पेशलिस्ट आर ऑल्सो नीडेड सेंट्रली एट हेडक्वार्टर्स टू कोऑर्डिनेट। अब जो जैसे CEO है, जो CEO है कंपनी का, उसको भी तो फंक्शनल स्पेशलिस्ट चाहिए ना, जो हेडक्वार्टर्स का पूरा जो सब लेखा, अभी तो हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, जो मेन हेडक्वार्टर है उसको भी संभालने के लिए तो फंक्शनल स्पेशलिस्ट चाहिए। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स आप देखिए कॉस्टली से रिलेटेड है। कॉस्टली से आप ऐसे याद कर लीजिए, हमको क्या लगेंगे, CA लगेंगे, ठीक है। देन डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ये डुप्लीकेट वाला हो गया। कॉस्टली का फंक्शनल स्पेशलिस्ट में हमें CA लगेंगे। देन कॉस्टली में हो गया डुप्लीकेट ऑफ स्टाफ्स एंड सर्विसेज। देन फंक्शनल स्पेशलिस्ट आर ऑल्सो नीडेड। अब फंक्शनल स्पेशलिस्ट के ही 2 पॉइंट, एक तो वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं और दूसरे सेंट्रली भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इनके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के। डिविजनल स्ट्रक्चर, मैनेजर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड बिकॉज डिविजनल डिजाइन फोर्स डेलीगेशन अथॉरिटी, बेटर क्वालिफाइड इंडिविजुअल रिक्वायर्ड हायर सैलरी। अब आप डिविजनल स्ट्रक्चर के भी मैनेजर्स बनाएंगे, देन आप फंक्शनल के भी मैनेजर बनाएंगे। अब उसके लिए तो क्वालिफिकेशन भी अच्छी चाहिए, क्वालिफिकेशन अच्छा चाहिए, कई बार एक्सपीरियंस भी अच्छा मांगते हैं, तो उसके लिए क्या लगेगी भाई, हाई सैलरी लगेगी, ज्यादा पैसे लगेंगे। एंड एलोबरेट हेडक्वार्टर्स ड्राइव एंड कंट्रोल। Then certain region products and sometimes may receive special treatment and it's may difficult to maintain consistency. देखिए कंसिस्टेंसी बनाने में डिफिकल्ट हो जाती है। कंपनी वाइड प्रैक्टिसेस, कंसिस्टेंसी तो सबकी प्रॉब्लम है, आप काम शुरू कर लेते कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, तो डिविजनल स्ट्रक्चर की ये और डिसएडवांटेज होगा। तो डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली है, कॉस्टली के साथ साथ
फंक्शनल स्पेशलिस्ट चाहिए, फंक्शनल स्पेशलिस्ट का डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है, फंक्शनल स्पेशलिस्ट हाई पे चाहिए। देन मैनेजर्स की बात करते हैं, मैनेजर वेल क्वालिफाइड होंगे तो उनको हाई सैलरी लगेगी। देन हेडक्वार्टर ड्राइवन कंट्रोल सिस्टम, ऊपर हेडक्वार्टर कंट्रोल कर रहा है, मतलब आप बहुत कुछ डिसीजंस खुद ले सकते हैं पर पूरे नहीं ले सकते हैं, तो कंट्रोल सिस्टम तो है ही, आप कुछ भी एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं चलाना है, तो कंट्रोल ऊपर से कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। देन कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये हमारे डिसएडवांटेज हो गए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट आ रहा है आपको ज़रूर कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस रहेंगी। हम पूरे चैप्टर, देखिए हमारा चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 4 हो चुका है एसएम का, और चैप्टर 5 भी हाफ ऑफ द डन। चैप्टर 5 भी हमने देखिए हमारा कितना हो गया, चैप्टर 5 हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन हो गया, उनका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज हो गया। देन हमारा स्ट्रैटेजिक चेंज होगा, स्ट्रैटेजिक चेंज के भी हमारा जो मेन स्ट्रैटेजिक चेंज है वो हो गया। देन कर्सलुइन वाला भी हो गया। देन वी हैव 7S मॉडल ऑफ McKinsey भी हो गए। देन हम आ गए हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का हमारा सिंपल हो गया, फंक्शनल हो गया, आज हमारा डिविजनल भी हो गया, ये सारे लिंक है। अब देखिए फंक्शनल, आप देखिए सोचिए, फंक्शनल में सिर्फ फंक्शन में कौन थे, ओनर था, फिर उसके 4-5 एम्प्लॉय थे। फंक्शन सिंपल में, देन फंक्शन में ओनर था, फिर डिफरेंट फंक्शंस थे। देन वी हैव डिवीजन, ओनर है, डिफरेंट डिवीजन है, और ईच डिवीजन के कुछ सेपरेट फंक्शंस हैं। ठीक है, समझिए। देखिए हम ऐसे भी खत्म कर सकते हैं चैप्टर 1, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है सिर्फ एक वीडियो में 15-20 मिनट की वीडियोस होती है, एक स्ट्रक्चर मतलब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हम सिर्फ उसका डायग्राम देखिए और सिर्फ उसका अंदर का मैटर पढ़े। लेकिन आपको एग्जाम में लिखने के लिए एडवांटेज डिसएडवांटेज भले ही 2 मार्क्स के लिए आए, लेकिन आ जाते हैं। जैसे आप केस स्टडी बेस देखेंगे ना, तो पहले वो पूछेंगे कि डिवीजन, जैसे आप पूछा पूरा केस स्टडी दिया, अब पूछा कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लग रहा है, अगर मान लीजिए डिविजनल स्ट्रक्चर लग रहा है, अच्छा डिविजनल स्ट्रक्चर लग रहा है, फिर इसमें क्या लगेगा, इसके डिविजनल स्ट्रक्चर के प्रोज बताइए, एडवांटेज बताइए, फिर डिसएडवांटेज बताइए, इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कीजिए। तो इस तरीके से, और आप और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो कौन कौन यूज करता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल यूज करते हैं, देन जनरल मोटर्स यूज करते हैं, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।